हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। आज का एक ब्रांड न्यू सेशन ऑफ मशीन लर्निंग में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है SVM, दैट इज़ सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होगे, कुछ रेड डॉट से और कुछ ग्रीन स्टार से। जो रेड डॉट से वो क्लास 1 को बिलोंग करते हैं और ग्रीन स्टार क्लास 2 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रेड डॉट्स आपका एक क्लास हो गया, ग्रीन स्टार आपका दूसरा क्लास हो गया। और इस इमेज में क्या है, एक रेड कलर का लाइन है, ठीक है। तो ये सोचिए कि हमारा इस इमेज में दो क्लास हो गया और एक बीच में रेड कलर का लाइन है। अब इस रेड कलर लाइन का क्या काम है? SVM का पहला जो एम है वो सेटिस्फाई करता है दिस रेड लाइन। SVM का एम ये है कि जब दो क्लासेस होगा तो दोनों डिफरेंट क्लास होगा, तो दोनों क्लास को हमको सेपरेट करना है। तो ये वाला जो रेड लाइन है ये हमारा क्लास 1 एंड क्लास 2 बोथ क्लास के डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रेड लाइन. So this red line acts as a decision boundary to separate both the classes. Okay. तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। एक रेड लाइन आ गया बीच में, एक लाइन ऑफ सेपरेशन है जो दोनों क्लास को सेपरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये फिर दोनों साइड में बगल में ब्लैक लाइन बराबर खींचने का क्या ज़रूरत है? तो अब इसका भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है SVM में। इसका क्या ज़रूरत है? ये SVM का दूसरा दूसरा एम है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। देखिए जो पहला क्लास यहाँ पे है उसका जो नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स क्लास नंबर 2 को, ग्रीन स्टार वाले क्लास को, कौन सा ये उसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट है एज़ कंपेयर टू अदर डेटा पॉइंट्स। ओके। उसी तरह से जो क्लास 2 है उसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू द अपोनेंट क्लास, दैट इज़ योर क्लास 1, कौन सा है? ये है, ठीक है। और दूसरा डाटा पॉइंट्स कितना, डिस्टेंस उसका मोर है। सो द नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू द अदर अपोनेंट क्लास, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग कंसिडर करके दूसरा लाइन खींचेंगे, दैट इज़ माई मार्जिन, ठीक है। टू कंसिडरिंग द नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू द opponent class. This is the nearest data point to the opponent class. This is the nearest data point to the opponent class. तो इसी को हम लोग बेस बना के दो मार्जिन बराबर, दो क्लास जितना क्लास होगा उसका इंडिविजुअल मार्जिन होना चाहिए। तो इस क्लास का ये मार्जिन हो गया, इस क्लास का ये मार्जिन हो गया, ठीक है। क्लियर? अभी और क्या है यहाँ पे इस इमेज में, और क्या क्या है देखते हैं। इस इमेज में और एक चीज़ है, वो है ये गैप। सो SVM का जो तीसरा मोटिव है वो है कि ये जो गैप है ना, दोनों, ये गैप का जो विड्थ है ना उसको मैक्सिमाइज किया जाए, टू मैक्सिमाइज द विड्थ। ओके। सो तीन आपका SVM का एम हो गया। फर्स्ट वन, टू क्रिएट द डिसीजन बाउंड्री। सेकेंड वन, टू क्रिएट द मार्जिन। थर्ड वन, टू मैक्सिमाइज दिस गैप। ओके। तो ये तो हम लोग इसका जो बेसिक है समझ लिए। अब इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए टेक्निकल टर्म में इसको ये बोलते हैं, जो हमारा जो डिसीजन बाउंड्री, जो लाइन जो हम दोनों क्लास को जो सेपरेट कर रहे हैं उसको हम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बोलते हैं। अब इसे क्यों ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बोलते हैं ये मैं आगे आने वाले कुछ मिनटों में आप पूरा क्लियर से समझ जाएंगे। ये जो दोनों क्लास का मार्जिन है, इंडिविजुअल क्लास का जो मार्जिन है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ मैक्सिमम, ये जो विड्थ है इट शुड बी मैक्सिमम। ओके, दिस शुड बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर। सो व्हाट इज द सपोर्ट वेक्टर? देखिए मैं बोली थी नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स टू द अपोनेंट क्लास। तो ये जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स जो हमें हेल्प कर रहा है अपना मार्जिन खींचने के लिए, उसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं।
ओके, तो आप उसको टेक्निकली टर्म में क्या बोलते हैं वो तो आप उसका टेक्निकल टर्म्स जान लिए। अब इस इमेज में देखते हैं, इस इमेज में क्या है। दिस इमेज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाई वी हैव अज्यूम्ड द नेम ऑप्टिमल, व्हाई वी हैव गिवन द नेम ऑप्टिमल। अब देखिए यहाँ पे दो क्लास है, ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पे जो बीच में ये सब लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, ये सब लाइंस जो है ना, ये हमारा डिसीजन बाउंड्री है। ये सारे के सारे लाइंस जो है ना, दोनों क्लास को लीनियरली पूरी तरह से फुल्ली सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सारे डिसीजन बाउंड्रीज में से कौन सा डिसीजन बाउंड्री हम लोग चूज करेंगे? टू चूज द बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री इज कॉल्ड एज योर ऑप्टिमल। ओके, जो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री है उसको चूज करने से हम उस डिसीजन बाउंड्री को बोलेंगे ऑप्टिमल, ठीक है। अब किस बेसिस पे हम अपना बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री चूज करेंगे देखते हैं। the basis will be that this width will be maximum। जो डिसीजन बाउंड्री ये विड्थ हमें मैक्सिमम विड्थ देगा, मैक्सिमम विड्थ देगा, इट शोज दैट द डेटा इज़ मोस्टली सेपरेबल। द डेटा है इस क्लास का मोस्टली सेपरेबल है एंड एरर होने का चांस कम है। इसलिए जो डिसीजन बाउंड्री, जो लाइन हमें मैक्सिमम विड्थ देगा, उसी डिसीजन बाउंड्री को चूज़ करेंगे एंड वी विल रीनेम इट एज ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, ठीक है। अब आप ऑप्टिमल क्यों नाम दिए ये तो समझ गए। वाई वी हैव गिवन द नेम एज हाइपरप्लेन। अब देखिए, हमें हाइपर प्लेन जो टर्म है टेक्निकली क्यों हम उसे हाइपर प्लेन बोलते हैं उसको समझते हैं। यहाँ इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस दिख रहा है, एक 3 डायमेंशनल फिगर और क्यूब दिख रहा है, सॉलिड फिगर दिख रहा है। सो हम उसे क्यों हाइपर प्लेन बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। ओके, देखिए, I am showing you a new image to explain this. Okay, check out for this image। ये इमेज में हमारा दो क्लास ऑफ डेटा है। दिस इज़ अ क्लास ऑफ डेटा एंड दिस इज़ अ क्लास ऑफ डेटा। और इस डेटा को सेपरेट किया है हमारा जो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन है। दिस वन इज़ द डिसीजन बाउंड्री और ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। यहाँ पे भी दो क्लास ऑफ डेटा है और इसको कौन सेपरेट कर रहा है? दिस इज़ द आवर डिसीजन बाउंड्री ऑप्टिमल हाइपरप्लेन विच सेपरेट्स बोथ द क्लासेस ऑफ डेटा। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आखिर क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इसे सेपरेट कर रहा है, लीनियरली सेपरेटिंग इट। यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लीनियरली सेपरेट कर रहा है। आखिर क्यों? वाई? Those who are watching the videos, please you can write in the comment section what is the difference between the two images which creates two different types of optimal hyperplane. Can anyone explain? See, I am telling you, ये जो फिगर है you can see, ये जो दोनों क्लास है ये 2 डायमेंशनल में क्या, it is objected, it is imaged on a 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आप देख सकते हैं, गौर से इमेज को देखिए। ये जो है ये एक सेकंड वाला जो इमेज है ये वाला एक 3 डायमेंशनल इमेज है। दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर में जब दो क्लास डिफरेंट क्लास से रिप्रेजेंट होगा तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें एक 2 डायमेंशनल फिगर का रिक्वायरमेंट है। जब हमारा क्लास इट सेज that when the two classes is represented in a n dimensional figure, so the optimal hyperplane which separates both the classes should be of n minus 1, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट है, n माइनस 1 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया, इसलिए ये 1 डायमेंशनल हमारा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन है। दैट इज़ माई डिसीजन बाउंड्री। यहाँ पे इमेज 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट है, 3 माइनस 2 हमारा 3 माइनस
3 minus 1 n minus 1 3 minus 1 हमारा 2 हो गया. दैट्स वाई द हाइपर प्लेन इज़ अ प्लेन सरफेस. तो हमारा डिपेंड है कि किस डायमेंशन में हम अपना क्लास को रिप्रेजेंट करें. इफ़ द क्लास इज इन n डायमेंशन देन द हाइपर प्लेन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ n minus 1. सो हमारा हाइपर प्लेन कभी स्ट्रेट लाइन है तो कभी प्लेन सरफेस है. That is the reason, that is the foremost reason for which we are giving the term it is the hyperplane. The term we are denoting is it is the equation of hyperplane. इस वाले फिगर में you can notice in this figure that sometimes the hyperplane can be a straight line, sometimes it can be a two-dimensional surface, sometimes it can be a three-dimensional ऑब्जेक्ट. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमें डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन बाउंड्री मिलते हैं, इसलिए उसका नाम वी आर टेक्निकली सेइंग इट इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन. ओके, अब ये तो हमारा हो गया. सो नाउ आई शुड मूव ऑन टू द इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन. बट बिफोर मूविंग इट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वंस अगेन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आवर जो हमारा हाइपर प्लेन का इक्वेशन है ना, वो एकदम सिमिलर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की तरह वो है. तो देखते हैं, हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं हमारा क्लास स्कूल टाइम का जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ. ये जो y है y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये जो b है ये y इंटरसेप्ट है. मीन्स एट विच पॉइंट द स्ट्रेट लाइन विल कट द y एक्सिस. यहाँ पे 1 है और जो m है वो स्लोप है, दैट इज चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस. ओके, सो हमारा जो इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन है वो पूरा सिमिलर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. it is fully similar to equation of straight line. Okay, only differences is m. The equation of hyperplane is y is equal to wx plus b. only one difference, that is b, that is your m. यहाँ पे ये slope है, यहाँ पे ये w कुछ और है. तो देखते हैं ये w आखिर क्या है. बाकी दिस इज़ द y इंटरसेप्ट, दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट. तो चलते हैं ये w क्या है ये समझते हैं. Okay, see in this figure, I'm showing you a different figure to make it attractive and make you understand very easily. ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग फिगर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि जितना फिगर्स, जितना इमेजिनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना समझना, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उतना ही क्लियर होगा. तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा डेटा पॉइंट्स हो गया और ये जो मिडिल वाला लाइन है ना, ये हमारा ऑप्टिमल, इट इज़ आवर ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. ओके, दिस इज़ आवर ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. अब मैं कोई भी डेटा पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी अपना डिसीजन बाउंड्री के ऊपर, अपना हाइपरप्लेन के ऊपर. ओके, सी आई एम डूइंग दिस. सो ये जो लाइंस है ना, ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है टू द our hyperplane, to the decision boundary. it is perpendicular to the decision boundary. तो ये जो चीज़ है ना, the line which is perpendicular to the decision boundary is called as your w. यही चीज़ जो है वहाँ पे w है, जो कि स्लोप से थोड़ा अलग है. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि w क्या है और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर इक्वेशन. आवर इक्वेशन इज हियर, I have represented the equation. Our equation is wx plus b is equal to 0, which is similar to the equation of a straight line. Only one difference, that is w, which I have explained you. ओके, तो अभी आप लोग समझ लिए हाइपर प्लेन क्यों बोलते हैं, समझ गए, इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन समझ गए. अब नेक्स्ट एक चीज़ समझना है. यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे स्लोप क्या है समझना है. देखिए ये वाला फिगर जो है, इसमें जो स्लोप है ये पॉजिटिव, इसका आंसर है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे राइज हो रहा है, द पर्सन इज राइजिंग. ठीक है, ये वाला जो स्लोप है इसका वैल्यू है नेगेटिव, क्योंकि जो पर्सन है वो फॉल हो रहा है. ओके, it is decrementing. So this is my positive slope, this is my negative slope. Okay, ये क्यों मैं बोली, why I have shown this and explained you this in image, because it is very much important in case of your SBM derivation.
ये वाला फिगर में समझते हैं, वो जो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव मैं बोली, ये वाला फिगर में समझते हैं हम लोग। देखिए ये जो स्लोप इस तरह से जा रहा है, यू कैन सी द स्लोप इज़ मूविंग इन दिस वे। सो ये जो है उसका राइज है इन दिस वे, इट इज़ राइजिंग इन दिस वे। सो इस साइड जो है आपका पॉजिटिव आएगा, इस साइड जितना भी डेटा पॉइंट्स होगा सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में देखें तो सो स्लोप इज़ फॉलिंग, इन दिस डायरेक्शन द स्लोप इज़ फॉलिंग। सो इस साइड जितना भी डेटा पॉइंट्स आपका होगा, all the value of the data points will be negative, because in this side slope is falling and in this direction slope is rising. जस्ट चेक आउट दिस इमेज। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये इमेज में दिखा रही हूँ कि दोनों क्लास ऑफ डेटा पॉइंट्स है, रेड एंड ग्रीन, टू क्लासेस ऑफ डेटा पॉइंट्स आर देयर। कैसे ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 3 डायमेंशनल व्यू में है, कैसे एक प्लेन सरफेस दैट इज़ अ 2 डायमेंशनल सरफेस कैसे इन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है, दोनों क्लास को सेपरेट कर रहा है, ये देखिए, प्लीज़ नोटिस इट। ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन में समझते हैं। पूरा थ्योरी, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है टेक्निकल टर्म्स का, पूरा तो कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ बच गया है इनमें से, वो है कि टू कैलकुलेट दिस विड्थ। ये विड्थ अब हम लोग ऑप्टिमल हाइपरप्लेन चूज कर लिए, मार्जिन चूज कर लिए, सारा चीज़ समझ गए। अब वन थिंग लेफ्ट विच इज़ द विड्थ। इसका विड्थ क्या है, उसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द विड्थ। देखिए ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का यहाँ इस साइड का जो डेटा है वो पॉजिटिव है और इस साइड का डेटा है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन पहला का इक्वेशन है, ये वाला सेकंड मार्जिन का, ये वाला दिस इक्वेशन इज़ फॉर पॉजिटिव मार्जिन, दिस इक्वेशन इज़ फॉर नेगेटिव मार्जिन, ओके। सो अभी हमें क्या करना है ना, हमें विड्थ निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस विड्थ। तो विड्थ कैसे निकालेंगे, दोनों जो इक्वेशन है, दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों डिस्टेंस हमको माइनस करना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस की हूँ ताकि इसका विड्थ मुझे मिल जाए। सो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू हमें मिला 1 बिकॉज इट इज़ ऑफ पॉजिटिव स्लोप। सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू हमें मिला -1 बिकॉज इट इज़ ऑफ नेगेटिव स्लोप। सो दोनों को जब मैं माइनस करूँगी, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -1 हमें मिल जाएगा, दोनों विड्थ का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस लाइन, w of x2 minus x1 is equals to 2. So I am getting this width as my 2. तो उसके बाद मैं यहाँ पे किया कि हूँ ना, w के नीचे डिवाइड की हूँ। आई हैव डिवाइडेड अ सी आई हैव डिवाइडेड अ w, यहाँ पे आई हैव डिवाइडेड समथिंग, उसको इसलिए डिवाइड की हूँ तो उसको एक नॉर्मलाइज फॉर्म में लाने के लिए मैंने नॉर्मलाइजेशन ऑफ w को डिवाइड किया है। सो मैंने बोथ साइड में नॉर्मलाइजेशन ऑफ w को डिवाइड कर दिया है। अब इसका जो फाइनल वैल्यू आ गया है वो आ गया है 2 बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ w, ठीक है। ये इसका फाइनल रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो आ गया। सो दिस इज़ आवर रिजल्टेंट वैल्यू, दिस इज़ आवर रिजल्टेंट वैल्यू। अब इस वाले फिगर में आते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन मिला था 2 बाय, इट इज़ 2 बाय डब्ल्यू, इट इज़ 2 बाय डब्ल्यू ऑफ मैक्स। ये मैक्सिमम विड्थ वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम विड्थ फॉर इट, ओके। here we can check we have calculated the maximum width for it। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, 2 नीचे आ गया है और w जो है वो ऊपर चला गया है, इन्वर्स हो गया है। वो क्यों हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमाइज फॉर्म, आई हैव चेंजिंग इट टू मैक्स, इफ फॉर मैक्स ऑफ 2 बाय w
इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट टू मिनिमाइज फॉर्म, देन इट विल बी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यह मिनिमाइज़ की हूँ, दैट्स वाई दिस फॉर्म हैज़ कम अप। और आप सोचेंगे कि मैक्सिमाइज़ तो निकला, अब मिनिमाइज़ फॉर्म में निकालने का मुझे क्या ज़रूरत था। बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी हमारा इसके लिए ये नीड है, हमारा ये नीड है, कभी कभी ये होता है हमारा, जो हमारा फिजिबल रीजन होते हैं, मान लो दिस इज़ द फिजिबल रीजन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आंसर निकलता है ना वो हमारे इस फिजिबल रीजन से बाहर आता है, ठीक है। तो वो हमें गलत रिजल्ट देता है, विच वी आर अनेबल टू कैलकुलेट, विच वी आर अनेबल टू होल्ड अपन आवर पर्सपेक्टिव। इसके लिए हमें उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, कुछ वैल्यूज़ आउट ऑफ फिजिबल रीजन, हमारा जितना रीजन है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाहर निकल जाता है, टू कंट्रोल इट। जो डेटा का वैल्यू आउटसाइड ऑफ रीजन चला जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मिनिमाइज फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कुछ एरर आया है, इसीलिए हम इसे मिनिमाइज फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन, ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन है। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आवर एरर पार्ट, मतलब ये जो सी है ना, ये नंबर ऑफ एरर्स, कितना एरर है हमारा, जो मतलब पर्सपेक्टिव है, हमारा जो डिसीजन बाउंड्री है उसमें कितना नंबर ऑफ़ एरर्स क्या है, और जो एरर है उसका डिस्टेंस जो है उसका समेशन है। कैसे ये फिगर में समझते हैं, देखिए ये हमारा मार्जिन हो गया। अब मार्जिन के इस साइड कुछ डेटा पॉइंट्स यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, इस साइड देखिए, हमारा जो डेटा पॉइंट्स मार्जिन के इस साइड आ गया, उसका डिस्टेंस को हम लोग लेंगे, द डिस्टेंस विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग आवर केस, आवर एम, हम उसका डिस्टेंस को लेंगे, जितना भी एरर वैल्यू रहेगा हम उसका डिस्टेंस को यहाँ पे समेशन कर देंगे, और साथ ही नंबर ऑफ़ एरर्स को यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल इसका समेशन हमारा इक्वेशन देगा, दैट इज़ आवर एसवीएम इक्वेशन। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने एकदम एकदम इजीली एक इमेज के तौर पे इसको समझाने की कोशिश किया होगा, एकदम इजी इसको बनाने की कोशिश की। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं बहुत ही जल्दी अपना नेक्स्ट मशीन लर्निंग का वीडियो अपडेट करने वाली हूँ। So stay tuned. Thank you for watching, and please like, share and subscribe.